हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फर्स्ट एड फार्मेसी में। मैं आपका टीचर दक्षदीप। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एचएपी का चैप्टर 2। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन और स्कोप जो था वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए हो सकता है 2 या 3 लेक्चर में कवर होगा। तो आइए आज शुरू करते हैं चैप्टर 2 जो कि है सेल के बारे में। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो हमारा सेल, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उन सब के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग आते हैं हमारी डेफिनेशन पे सेल की। ठीक है, तो द सेल हैज बीन वाइडली डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो ये हमारा जो सेल है इसको हम डिफाइन करते कैसे, ये एक यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शंस का एनिमल्स एंड प्लांट्स में। ठीक है, अब डेफिनेशन की नेक्स्ट पॉइंट, द सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट capable of independent existence as a small mass of living matter containing a nucleus or nuclear material। अब देखो इसका मतलब क्या है। जो सेल है वो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि हमारी बॉडी में बॉडी होती है, फिर होते हैं टिश्यूज, ऑर्गन्स और सेल। तो सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब आप कहेंगे कि सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म होती हैं, लेकिन इसको समझो, इसमें लिखा है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एज अ स्मॉल मास ऑफ लिविंग मैटर, यानी कि सेल अपने आप में एक कंप्लीट छोटा यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस ये अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये सारे अलग अलग ऑर्गेनेलीज एक साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं और एक सेल में होते हैं। लेकिन जो सेल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और लिविंग होता है, यानी कि जी सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका देता हूँ, जैसे आपने सुना होगा कई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो वो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं, जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, तो ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने आप में एग्जिस्ट करने में और जीने में केपेबल होते हैं। तो इसीलिए सेल सबसे स्मॉलेस्ट बॉडी का यूनिट है जो जीता है और एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बच्चों हम लोग हिस्ट्री ऑफ सेल पे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सेल मतलब कि सेल्स की क्या हिस्ट्री है, उनकी जो डिस्कवरी है, सेल्स को हम लोग कब से जानते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। The cells were first discovered and named by Robert Hooke in 1665। ठीक है, तो सेल के बारे में सबसे पहले जानकारी देना और सेल जो वर्ड है कि वो उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम रहेगा जो कि है सेल, वो दिया था मिस्टर रॉबर्ट हुक ने 1665 में। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में 10 मार्क्स के एमसीक्यूज भी आते हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, हु डिस्कवर्ड सेल या इन विच ईयर सेल वाज डिस्कवर्ड, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, अगर तो होता है तो। ठीक है, तो सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मिस्टर रॉबर्ट हुक इन 1665 एंड फर्स्ट सीन लिविंग सेल बाय ल्यूवेनहॉक। ठीक है, देखो रॉबर्ट जी ने सेल की जानकारी दी थी और नामकरण किया था, लेकिन सेल को पहली बार देखा था किसने, ल्यूवेनहॉक ने, यानी कि इन्होंने ऑब्वियस सी बात है माइक्रोस्कोप से देखा होगा। तो इन्होंने ल्यूवेनहॉक ने पहली बार सेल को देखा था और सेल की थ्योरी ये दी थी मिस्टर श्वान ने 1839 में। सेल की थ्योरी का क्या मतलब है, देखो इन्होंने डिस्कवरी किया, जानकारी दी, नामकरण किया, इन्होंने सेल को पहली बार देखा, अब इन्होंने थ्योरी दी यानी सेल के बारे में और डिटेल्स कि सेल क्या होता है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं, कैसा दिखता है, और भी सारी चीजें डिटेल में थ्योरी
वो इन्होंने दी थी श्वान ने 1839 में। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ऑल द सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म which is a viscid granular substance which consists of water, electrolyte, proteins, lipids and carbohydrates। ठीक है, तो सेल, हमारा सेल किन चीजों से बना होता है? तो हमारा सेल बना होता है प्रोटोप्लाज्म से, जो कि एक विसिड ग्रैन्युलर सब्सटेंस यानी दानेदार, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे दाने। विच कंसिस्ट्स ऑफ, उसमें क्या होता है? पानी, पानी होता है, पानी तो हर चीज में है, पानी बहुत जरूरी है, तो उसमें पानी होता है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट वो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जरूरी है एनर्जी और बॉडी के फंक्शंस के लिए। तो सेल जो है वाटर से बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन आप लोग जानते हैं, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटीन से बिल्डअप होती है। प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, लिपिड्स, लिपिड्स यानी कि फैट सेल्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेसिकली आप देखोगे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो जो चीजें होनी चाहिए वो सब है, पानी, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल के सेकेंड पॉइंट पे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है। The protoplasm remains differentiated into an outer cytoplasm and the denser inner nucleus। ठीक है, surrounding the cytoplasm there is covering called cell membrane। अब देखो पहले क्या लिखा है, फिर मैं डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है, देखो द प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक डेंसर न्यूक्लियस, डेंसर इनर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में बंधा हुआ रहता है। अब देखो होता क्या है, एक सेल है, देखो ये सेल है, सेल की ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर जो है सेल की, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर लेयर हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये इनर डेंसर सेंटर जो है ये हो गया न्यूक्लियस। और ये जो लिक्विड पार्ट होता है, ये लिक्विड पार्ट जो है, जिस पार्ट में ये सारे सेल ऑर्गेनेलिज है, इस लिक्विड पार्ट को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म के बीच में ही हमारा प्रोटोप्लाज्म रहता है। तो ये हमको जो टेक्स्ट है वो यही कह रहा है कि साइटोप्लाज्म और इनर डेंसर न्यूक्लियस के बीच में जो रहता है वो है प्रोटोप्लाज्म, और सेल की सबसे आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। अब एक बार फिर से वो हम देख लेते हैं। द प्रोटोप्लाज्म रिमेन्स डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर साइटोप्लाज्म, ये लिक्विड, एंड द डेंसर इनर न्यूक्लियस, ये। सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म देयर इज कवरिंग कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म यानी ये जो लिक्विड है इसकी कवर होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आओ एक बार हम लोग सेल के डायग्राम को देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। देखो आप देख सकते हैं एक सेल का डायग्राम है, ये हमारी जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके अंदर देखो आप, ये सेल मेम्ब्रेन कवर है, इसके अंदर ये लिक्विड है साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर सारे जो है हमारे सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं। ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ये हमारे जो आपको ये दिख रहे हैं डॉट्स टाइप के होते हैं राइबोसोम्स। उसके बाद ये जो है इन्हें हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके के, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं गोल्गी बॉडीज। अच्छा, उसके बाद हमारे आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होता है
उसमें आप देख सकते हो ऊपर सरफेस पे कुछ इसमें डॉट्स हैं, ठीक है, और जो स्मूथ है वो हमारा स्मूथ होता है। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बाकी और जो है आपका सेल का डायग्राम है। अभी हम एक एक करके सेल ऑर्गेनेलिज को भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हम आते हैं सेल के सबसे फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, जो कि है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने बताया था आउटर कवरिंग जो है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब पढ़ते हैं इसमें क्या है। सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन इलास्टिक लेयर and has highly complex structure composed of proteins and lipids, ठीक है। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत पतला सा इलास्टिक लेयर होता है। इलास्टिक इसलिए होता है क्योंकि सेल्स जो है हमारा जो बॉडी में सेल्स हैं उन पे अगर कभी कोई शॉक लगे कुछ भी हो तो वो खिंच जाए, सेल टूटे ना, सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो इलास्टिक लेयर रबर टाइप की लेयर रहती है, ठीक है। हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि मेनली प्रोटीन्स एंड लिपिड से बना होता है, यानी प्रोटीन सेल्स और फैट से बना होता है, ठीक है। इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग पोर्स दैट अलाउ द पैसेज ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, CO2 एंड सम सॉल्यूट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसका मतलब देखो क्या है। इसका मतलब है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मींस, पहले तो आप समझो परमिएबल क्या होता है। परमिएबल मतलब जिसमें से चीजें आना और जाना कर सके। सेमी परमिएबल मतलब वो लेयर जो बहुत सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर बाहर होने को अलाउ करती है और बाकी चीजों को नहीं, इसे कहते हैं सेमी परमिएबल। और एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं फुल्ली परमिएबल, कंप्लीटली परमिएबल या परमिएबल, जो हर ऑब्जेक्ट्स को इन एंड आउट क्या कहते हैं ट्रांसफर होने की अलाउ करती है। तो सेमी परमिएबल होते हैं, यानी कुछ सब्सटेंसेस ही अंदर बाहर जो है ट्रैवल कर सकते हैं। और वो सब्सटेंसेस क्या है हम ये भी देख लेते हैं। तो इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग पोर्स। पोर्स यानी कि बहुत छोटे छोटे छिद्र, जैसे हमारे स्किन में पोर्स होते हैं जिसमें से हमारी स्किन सांस लेती है, स्वेटिंग होती है, बाल होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं पोर्स, दैट अलाउ द पैसेज ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, CO2 एंड सम सॉल्यूट्स इन एंड आउट। तो ये सेमी परमिएबल है और ये किन चीजों को परमिशन देती है अंदर बाहर होने के लिए, वो है वाटर पानी, ऑक्सीजन, क्योंकि सेल्स को हमारे ऑक्सीजन चाहिए, तो सेल्स हमारे ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन सेल्स में जाता है इसी मेम्ब्रेन के थ्रू। पानी, ऑक्सीजन, CO2। CO2 हमारे सेल्स के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं उनसे CO2 बनती है जो कि सेल्स बाहर रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन बाहर से अंदर लेते हैं। एंड सम सॉल्यूट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सॉल्यूट्स यानी कि मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द होम्यो इलास्टिक बैलेंस ऑफ द सेल। तो ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्ट करता है, सेल को बांध के रखता है, इलास्टिक होता है और सेमी परमेबल होता है, ताकि कुछ चीजें जो कि हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्यूट्स अंदर बाहर हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल वाइटल रोल प्ले करता है मेंटेनिंग होम्योस्टैटिक बैलेंस। मतलब होम्योस्टैटिक बैलेंस यानी कि सॉल्यूट्स का, ऑक्सीजन का, CO2 का एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हम आते हैं अपने सेल के दूसरे ऑर्गेनेली पे। सेल ऑर्गेनेली दूसरा, पहला तो हो गया सेल मेम्ब्रेन, द अदर वन इज साइटोप्लाज्म। अभी हमने साइटोप्लाज्म चौथ में पढ़ा भी था। तो अब आते हैं, देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। इट इज द रीजन लाइंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेम जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये वो रीजन है जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। तो देख लेते हैं, यह हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन और यह हमारा हो गया न्यूक्लियस। तो इसके बीच में ये जो सारी जगह है ये है साइटोप्लाज्म। जो लिक्विड मैंने बताया था कि ये वो है। The cytoplasm contains cell organelles,
साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें गोल्गी बॉडीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है और भी कई चीजें होती है, राइबोसोम्स वगैरह। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म हमारा सेल के बीच का लिक्विड होता है जो मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एग्जिस्ट करता है। आइए अब हम आते हैं हमारे थर्ड सेल ऑर्गेनेली पे, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं क्या कहता है। दीज आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी कि ये साइटोप्लाज्म जो कि हमारा वही लिक्विड है, सेल के बीच में जो लिक्विड है उसमें स्कैटर्ड होते हैं, साइटोप्लाज्म यानी फैले हुए होते हैं, मौजूद होते हैं। There are two types of endoplasmic reticulum, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। जैसा कि मैंने बताया था कि डायग्राम में मैंने बताया था दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, एक रफ और एक स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके सरफेस पे आपने देखा होगा छोटे छोटे डॉट्स थे, वो हमारे राइबोसोम्स होते हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं वो रफ होता है, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइजोम्स नहीं होते उन्हें हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। In smooth endoplasmic reticulum, the ribosomes are not present on the surface. Ribosomes नहीं होते हैं तो इनका सरफेस स्मूथ होता है, इसीलिए हम इनको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पे, जो कि है लाइसोसोम्स। ठीक है, दे आर माइन्यूट स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट और रिमूव द पार्टिकल्स विच आर यूजलेस और मे बी हार्मफुल टू द सेल। मतलब ये एक टाइप से जैसे हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो लाइसोसोम जो है वो सेल का इम्यून सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे महीन स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें एंजाइम्स होते हैं जो कि या तो डाइजेस्ट करते हैं या हटा देते हैं उन पार्टिकल्स को जो कि या तो यूजलेस है या फिर हार्मफुल है सेल के लिए। तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम्स। Lysosomes produce hydrolyzing enzymes such as phosphatase acid ribonuclease। देखो अभी हमें पढ़ा था लाइसोसोम्स में वो एंजाइम्स होते हैं जो कि या तो उन हार्मफुल पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं या रिमूव कर लेते हैं। तो वो एंजाइम कौन सा होता है, तो लाइसोसोम प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम सच एज फॉस्फेटेज एसिड राइबोन्यूक्लियस। ठीक है, ये उस एंजाइम का नाम है जो लाइसोसोम प्रोड्यूस करता है। अब हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है, वो है गोल्गी बॉडीज। दे आर द डबल मेम्ब्रेनियस वैक्यूलर चैनल्स which traverse the cytoplasm. The membrane appears to be formed of phospholipids, proteins and a number of enzymes. ठीक है, तो गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं, दे आर डबल मेम्ब्रेनियस, यानी इनके में दो मेम्ब्रेन होते हैं, दो लेयर होती हैं। डबल मेम्ब्रेनियस वैक्यूलर चैनल्स, वैक्यूलर चैनल होते हैं विच ट्रैवर्स द साइटोप्लाज्म, यानी कि ये साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। ठीक है, विच ट्रैवर्स द साइटोप्लाज्म। द मेम्ब्रेन अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जो इनमें डबल मेम्ब्रेन होती हैं वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं, प्रोटीन्स की और कई सारे एंजाइम्स की बनी होती हैं। ठीक है, Golgi bodies act as a sort of intercellular pump that regulates the movement of fluids in the cell
एंड एक्सपल्शन ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल। देखो इसका मतलब क्या है, गोल्गी बॉडीज का फंक्शन है बेसिकली क्या करता है, गोल्गी बॉडीज एक्ट एज सॉर्ट ऑफ इंटरसेल्युलर पंप। पंप का काम क्या होता है, पंप का काम जैसे कि आप समझ लो पानी को एक जगह से लेके दूसरी जगह चढ़ाना, यानी कि जनरली हमारे घर में जो पंप होते हैं पानी के, वो ग्राउंड वाटर यानी कि सप्लाई वाले पानी को हमारे नलकों तक, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में नलकों तक या टंकियों तक लेके आते हैं। तो पंप का ये काम है, जैसे बॉडी में हार्ट है वो भी पंप है, वो क्या काम करता है, हमारी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के, मतलब बॉडी में डिफरेंट पार्ट से ब्लड को जो है हर तरफ दौड़ाता है, सर्कुलेट करता है। तो गोल्गी बॉडीज भी एक इंटरसेल्युलर पंप का काम करती है, जो कि करती क्या है, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स इन द सेल एंड एक्सपल्शन ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। यानी कि होता क्या है कि देखो सिक्रीशन क्या होता है, जैसे हमारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं या सेल होते हैं, वो कुछ सेक्रीशंस जनरेट करते हैं, ठीक है, और जरूरी तो है नहीं, वो सेक्रीशन जो है कई बार एक्सक्रीटरी नेचर का भी होता है, अनवांटेड, अननीडेड। तो ये क्या करता है, एक तो गोल्गी बॉडीज सेल के अंदर फ्लूइड्स का मूवमेंट में हेल्प करता है, प्लस जो सेक्रेशंस हैं सेल ऑर्गेनेलीज की और सेल्स की, उनको सेल से बाहर निकालता है। एक्सपल्शन यानी कि बाहर निकालना, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब समझ लो न्यूक्लियस, एक सेल में न्यूक्लियस के बाद सबसे मेन सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया ही है। तो अब इसको पढ़ते हैं। इट इज द लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली एंड एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, as it consists of enzymes which convert chemical energy of the food nutrients into usable energy form। यही है जो आपको एनर्जी दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी दे रहा है और हम सेल से ही बने हैं, तो यही है जो हम हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तो लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है और इसे हम एनर्जी हाउस यानी पावर हाउस कहते हैं, ये सेल को पावर देता है, ठीक है, और हम लोग सेल से ही बने हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी यानी फूड न्यूट्रिएंट से जो हमें केमिकल एनर्जी मिलती, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उनको और सिंपल फॉर्म में करो तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सर्टेन चीजें हैं। तो केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड न्यूट्रिएंट्स को यूजेबल एनर्जी फॉर्म, यानी जो हम लोग एनर्जी यूज करते हैं, हम चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बोल रहे हैं, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, हार्ट बीट है, सांस चल रही है, तो ये सारी यूजेबल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द यूनिट कॉल्ड एटीपी। जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको हम एक यूनिट से मेजर करते हैं, एक यूनिट से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं एटीपी, ठीक है। ये देखो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है। देखो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, ये आपके डीएनए हैं, ये आपका एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स हैं, ये ग्रैन्यूल्स हैं, ये राइबोसोम है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इस चीज को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। तो ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, इसको जरूर से याद करना, एग्जाम में जनरली बनाने को आता है। सेल आता है और माइटोकॉन्ड्रिया जरूर आता है, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ आज का हमारा सेल का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लेक्चर 2 में कवर करेंगे। और बच्चों ये जो नोट्स जिनसे मैंने आपको पढ़ाया है, ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में है, और आपने इन्हीं नोट से पढ़ा है। बस ये क्लास देखने के बाद एक बार अपना नोट्स से भी रिवाइज कर लेना, ठीक है।
और तो बच्चों कैसी लगी आपको ये क्लास, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई भी डाउट हो इस क्लास से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, उसे हम डाउट सॉल्विंग सेशन में ले लेंगे, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनकी भी पढ़ाई हो सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके, ठीक है। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 ऑफ सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।